चैप्टर है बेटा हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है बेटा, यहाँ पे इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनको हम मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। एक चीज तो हमें यहाँ पे यही सीखनी है, प्लस और हमें क्या सीखना है बेटा, प्लस हमें सीखना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अभी दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है मेजरली, जो क्या क्या है। एक तो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़नी है, मतलब कि कैसे आप ये पता लगा पाओगे कि कौन से एलिमेंट्स जो है ना वो मेटल्स होते हैं और कौन से एलिमेंट्स जो है नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में करा था ना, वहां पे हमारे पास तीन चीजें थी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पता लगाते थे कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी चीज बेसिक है और उनसे क्या सॉल्ट ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही होने वाला बेटा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसमें से कुछ एलिमेंट्स मेटल होंगे और कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल होंगे। अब वो कौन से होंगे वो हम उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या करेंगे बेटा, जजमेंट करेंगे। एक चीज तो हमें यहाँ पे यही कवर करनी है इस चैप्टर में। दूसरा चीज हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है बेटा, दूसरा चीज हमें यहाँ पे पढ़ना है कि मेटल्स को या नॉन मेटल्स को मैं किन किन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो उनसे क्या क्या रिजल्ट मुझे मिलता है। जैसे कि नॉन मेटल, जैसे कि मेटल को अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट करता हूं तो क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो क्या होगा। तो ये चीजें हमें यहां पे क्या करनी है, सीखनी है। और तीसरी चीज हमें यहां पे सीखनी है बेटा कंपाउंड के बारे में बेटा, कंपाउंड के बारे में जिसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, यानी कि जब आयंस का मिलके एक कंपाउंड बनता है तो उसके बारे में हमें यहां पे सीखना है। एंड फोर्थ चीज सीखनी है बेटा हमें यहां पे एक्सट्रैक्शन के बारे में, कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, कि मतलब मेटल्स जो है वो हमें किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं। एंड फिफ्थ हमें सीखना है उनका कोरिजन। अब यहां पे पॉइंट क्या है, जो एक्सट्रैक्शन और कोरिजन वाला पॉइंट है ना वो आपका डिलीट हो चुका है इस साल में। ठीक है, तो क्योंकि एक्सट्रैक्शन और कोरिजन वाला आपका पॉइंट जो है डिलीट हो चुका है तो ऑब्वियसली वो चीजें हम यहां पे कवर नहीं करेंगे। तो फिर मेजरली हमें यहां पे तीन चीजें पढ़नी है, एक तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है, एक तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिएक्शन पढ़ने हैं, और एक हमें आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसमें। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या बता रहे हैं देखते हैं एक बारी। कह रहे इन क्लास 9 यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। कह रहे आपने क्लास 9 में अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बेटा पढ़ा होगा। You have seen that elements can be classified as metal and or non-metal on the basis of their property। तो कह रहे हैं कि वहां पे आपने देखा होगा बेटा कि हम एलिमेंट्स को ना उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं कि कौन सा उसमें से मेटल होने वाला है और कौन सा उसमें से नॉन मेटल होने वाला है। सो कह रहे थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। तो आपको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं। कह रहे सोचो कि कौन कौन से मेटल हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, कौन कौन से नॉन मेटल है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। तो आप अपने सराउंडिंग में देख ही लोगे बेटा, जैसे अलमीरा है, आपके रूम में अलमीरा होगी तो आजकल तो अलमीरा जो है वो वुडन हो गई है, बट पहले कैसे होती थी बेटा, पहले आपकी होती थी वो आयरन की, लोहे की बनी होती थी, तो वो आपकी मेटल की होगी। इसी तरीके से आपके सराउंडिंग में बेटा नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, ये सब या तो डायरेक्टली हमारे किसी काम आती है या इनडायरेक्टली हमारे किसी काम आती है, तो वो आपके नॉन मेटल्स के अंदर आ गए। तो आप देख सकते हो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलग अलग आपके डेली लाइफ में यूजेस होते हैं। What property did you think of while categorizing element as metal or non-metal? कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है बेटा जिसके बेसिस पे हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा मेटल होगा और कौन सा नॉन मेटल होगा। तो देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी होगी, जैसे कि मेलेबिलिटी होगी, फिर यहाँ पे हमारे पास डक्टिलिटी हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे स्नोरस हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे इसकी बेसिकली आप कह सकते हो कि रिजिडिटी होगी, कि ये कितना रिजिड होता है, कितना हार्ड होता है, कितना सॉफ्ट होता है। तो इन सब कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं बेटा कि कौन सा एलिमेंट जो है ना आपका मेटल होता है और कौन सा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल होता है। ये सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो आपको इंट्रोड्यूस करें कि हमें यहाँ पे क्या क्या करना है। कह रहे हैं हाउ आर दीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना वो कैसे कैसे एलिमेंट से के यूजेस से रिलेट करती हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़नी है। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज एक्टिविटी इन डिटेल। तो अब हमें इन्हीं प्रॉपर्टी इन डिटेल, तो अब हमें इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जो है ना यहाँ पे जानना। तो एक एक करके देखते हैं बेटा, ये आपका मेजर या मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पता लगानी है कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब छोटी क्लास में आप ऑलरेडी बेटा इसके बारे में पढ़ के आ चुके हो कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि एक तो ये रिजिड होता है, रिजिड का मतलब हो गया हार्ड होता है,
फिर आपने पढ़ा होगा बेटा कि ये स्नोरस होता है। स्नोरस का मतलब हो गया कि जब आप इसको हिट करोगे तो ये कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा। फिर आपने पढ़ा होगा कि ये बेटा मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब होता है कि अगर आप चाहो तो इसको बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पतली सी एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो हम यूज करते हैं ना, फूड पैक के लिए फॉइल पेपर हम यूज करते हैं, तो वो एल्यूमिनियम का होता है बेटा। और एल्यूमिनियम एक मेटल है, और वो कैसे बना है बेटा, क्योंकि उस मेटल एक मेलेबल प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जिसमें अगर आप उसको बीट करो तो वो थिन शीट में बदल जाता है, तो वो भी एक प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है। प्लस ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब हो गया बेटा कि ये वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, तो ये अलग अलग वायर्स भी कन्वर्ट होते हैं बेटा, तो ये डक्टाइल की होती है, मतलब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इसमें होती है। फिर आपने देखा होगा बेटा ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को इजीली क्या कर लेता है बेटा, कंडक्ट कर लेता है, यानी कि पास करता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी होंगी, बस अब यही प्रॉपर्टीज के बारे में हमें यहाँ पे जान लेना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। कह रहा है अगर हमें कभी भी कंपैरिजन करना है ना, दो अलग अलग ग्रुप डिवाइड करनी है, तो उनको डिवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो कुछ यहाँ पे नीचे बेटा फॉलोइंग एक्टिविटी दे रखी है, और उसके हिसाब से कह रहा है बेटा कि कुछ स्टडी करो, जजमेंट करो उसके बेसिस पे। तो कह रहा है फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.1 और टू 3.6 कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल। कह रहा है अब जो इस पूरा टेबल या एक्टिविटी 3.1 से 3.6 में हम जितनी भी एक्टिविटी करेंगे ना, उसमें हमें कुछ मेटल्स को ले लेना है। और वो मेटल्स कौन कौन से होंगे, आपको आयरन ले लेना है, कॉपर ले लेना है, एल्यूमिनियम ले लेना है, मैग्नीशियम ले लेना है, सोडियम ले लेना है, लेड ले लेना है, जिंक ले लेना है, या कोई भी और अदर मेटल जो इजीली आपको मिल जाए। मतलब कि अब जो भी एक्टिविटी हम करेंगे ना, वो इन्हीं सभी मेटल्स के बेसिस पे करने वाले हैं। अब क्या क्या है बेटा, एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या एक्टिविटी है बेटा, कह रहे टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। कह रहे कि इनके आपको क्या ले लेना है, सैंपल ले लेना है। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, आपको इन सैंपल के जो है ना जो अपीयरेंस है ना वो नोट कर लेने हैं आपको। फिर क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। फिर आपको क्या करना है बेटा कि इन जो सैंपल आपने लिए होंगे ना, फिर आपको ना इनको सैंड पेपर से रब करना है, ठीक है, और फिर रब करके इनके अपीयरेंस देखो। तो ध्यान से देखो बेटा इनका आंसर क्या होगा। देखो जब आपने इसके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम को डायरेक्टली लिया हुआ ना, बिना इसको रब करे, तो इनकी जो अपीयरेंस होगी ना वो डल होगी। लेकिन जैसे ही आप सैंड पेपर से इसको रब कर दोगे तो ये शाइन करने लग जाएंगे बेटा। ये कैसी अपीयरेंस हो जाएगी, इनकी शाइनी अपीयरेंस हो जाएगी। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है बेटा कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो कैसी होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं बेटा, लस्टर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। लस्टर का मतलब है शाइनी, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली, मतलब एक्सेप्शंस को छोड़ के कुछ ऐसे मेटल होंगे जो एक्सेप्शंस होंगे बेटा। एक्सेप्शंस की अभी यहाँ पे बात नहीं करें हम बात करें इन जनरल क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इन जनरल मेटल की प्रॉपर्टी होती है बेटा लस्टर, यानी कि शाइनी। तो अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे कंक्लूजन में, कह रहा है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनी सरफेस। तो कह रहा है अगर आप मेटल की प्योर स्टेट निकाल लोगे, यानी कि वो मेटल जो एकदम प्योर होगा, जो किसी कार्बन डाइऑक्साइड या किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नहीं रखा होगा, वो एकदम प्योर मेटल होगा, तो फिर वो शाइनी सरफेस होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, यानी कि ये प्रॉपर्टी बेटा कौन सी होती है, फिर मेटालिक लस्टर होती है। यहां पे अर्चना बोल रही है बेटा कि वो जब आपने प्योर मेटल नहीं लिया था, यानी कि जब आपने आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम लिया था, तो वो डल क्यों है। तो उसका आंसर वो बता रही है कि क्योंकि वो ऑक्साइड हो जाती है बेटा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करने की वजह से उनकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, तो वो डल हो जाती है। जबकि जब आप उसको सैंड पेपर से रब करोगे तो उसमें जो ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है वो हट जाता है, और हटने की वजह से वो वापस क्या होता है बेटा, उसकी शाइन वापस आ जाती है। तो यही चीज यहां पे इसका आंसर है कि क्यों वो डल होती है। तो डल होने का रीजन है बेटा क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो चुकी होती है, क्योंकि वो हमारे नेचर में होती है, तो नेचर में होने की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से जो उनका अपीयरेंस है बेटा वो डल हो जाता है, फिर वो शाइनी नहीं रह जाता। तो अगर आपको उसको शाइनी करना है तो आपको उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा, तभी वो वापस अपनी शाइनी प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगा। तो आपका अगर हम बेटा इसका आंसर लिखें यहाँ पे, तो साइड में बेटा आप इसका आंसर लिख लो। तो यहां पे लिखेंगे ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है, द मेटल सरफेस
लुक्स डल। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है बेटा, कि जब आप इसको कैरेट ले लोगे ना और आप इसको वो नहीं करोगे, रब नहीं करोगे, तो ये कैसा अपीयर करेगा बेटा, ये डल अपीयर करेगा। बट जब आप इसको सैंड पेपर से रब करोगे तो फिर इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा ऑन रबिंग इट विथ सैंड पेपर it shows the shining surface. This is called luster. लेकिन जब आप इसको बेटा शाइनी, जब आप इसको सैंड पेपर से रब करोगे तो फिर इसका सरफेस जो है बेटा वापस से शाइनी हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं बेटा लस्टर। तो इसका मतलब मेटल की जो पहली प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या आ रही है कि मेटल कैसा होता है बेटा, लस्ट्रस होता है, यानी कि शाइनी होता है। तो ये आपकी एक्टिविटी 3.1 होगी, जो आपको पहली एक्टिविटी जो है ना, ये हमें ये शो कर रही है कि मेटल जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं बेटा, लस्टर नेचर के होते हैं, यानी कि वो शाइनी सरफेस होता है उनका। देन एक्टिविटी 3.2 में बेटा क्या बता रहे हैं यहां पे, कह रहे टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो आपको फिर से यहां पे बेटा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम को ले लेना है। कह रहे ट्राई टू कट दीज मेटल विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। और फिर कह रहे कि ये जो ऊपर आपने मेटल्स लेना बेटा, इनको आप कट करने की कोशिश करो और देखो कि क्या ये कट हो सकते हैं। सो आगे कह रहा है होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग भी दे रहा है बेटा कि जब आप सोडियम मेटल को होल्ड करोगे ना, बाकी सबके लिए नहीं कह रहा है सोडियम मेटल को होल्ड करोगे ना तो उसको आपको टोंग से होल्ड करना है बेटा। टोंग मतलब वो जो चिमटा होता है ना, जिस जो होल्ड करता है किसी भी चीज को पकड़ने में मदद करता है, तो आपको टोंग से इसको होल्ड करना है। और फिर आपको अवेयर भी कर रहे हैं बेटा कि जब भी आप सोडियम मेटल को पकड़ोगे तो बहुत ही ध्यान से आपको उसको पकड़ना है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बता दी गई है। फिर कह रहे हैं पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। आपको कह रहे हैं कि वॉच ग्लास पे उसको रखो और उसको नाइफ से कट करने की कोशिश करो। किसको, इन सभी को, आयरन को भी, कॉपर को भी, एल्यूमिनियम को भी और मैग्नीशियम को भी। और देखो क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप देखो कि क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, और सोडियम को भी, मतलब सोडियम भी यहाँ पे लेना है, ऑल्दो उसने यहाँ पे सिर्फ लिखा 4 का नाम है बट नीचे सोडियम का भी उसने मेंशन करा हुआ है, तो आपको सोडियम को भी लेना बेटा। तो आप देखोगे बेटा कि जब आप आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको जब आप नाइफ से कट करने की कोशिश करोगे ना तो ये नहीं होंगे, ठीक है। जबकि सोडियम को आप करोगे ना तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो इजीली कट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या प्रॉपर्टी इसकी निकलती है, तो इसकी प्रॉपर्टी निकलती है कि जो मेटल्स होते हैं बेटा वो रिजिड इन नेचर होते हैं, बट एक्सेप्ट, मैंने आपको बोला ना बेटा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे मेटल्स रहेंगे जो इजीली कट हो जाते होंगे, जिसमें से एक है बेटा सोडियम और एक है एक है फॉस्फोरस, ठीक है। नहीं, फॉस्फोरस है या पोटेशियम है, एक सेकेंड बेटा, एक मिनट चेक करते हैं, एक सेकेंड बेटा। यहाँ पे आपको नहीं बताया हुआ, आई थिंक सो फॉस्फोरस होता है, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ओके ओके बेटा, ये इसका नाम, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये दो बेटा आपके इस तरीके से हो जाएंगे जो आपके इजीली कट हो जाएंगे, एक्सेप्ट आपका कौन सा, सॉरी एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, सोडियम एंड पोटेशियम। ये दो ऐसे मेटल है बेटा जो इजीली क्या हो जाएंगे, नाइफ से कट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जनरली जो मेटल्स रहते हैं वो किस नेचर के होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, तो या रिजिड बोल सकते हो आप इसको। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कह रहे यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। कह रहे आप देखोगे कि जो मेटल्स होते हैं ना वो जनरली किस नेचर के होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। किस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, हार्ड होते हैं वो। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, लेकिन जो हार्डनेस होती है कि कितने हार्ड होंगे और कितने हार्ड नहीं होंगे, वो मेटल टू मेटल यहाँ पे क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब जैसे आप इसने बोले ना यहाँ पे कि जो मेटल्स की जो बेटा हार्डनेस होती है वो वेरी करती है, मतलब हर मेटल की अलग अलग होती है। तो मैग्नीशियम भी जो ना एक लिमिट तक वो भी नाइफ से क्या हो जाता है बेटा, कट सकता है, ठीक है। एक हद तक वो भी जो है नाइफ से आपका यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बेटा ध्यान से याद रखना होगा कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे रहेंगे, और वो एक्सेप्शंस जो है बेटा आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। सॉरी, यहाँ पे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। एक्सेप्शंस की ना पूरी लिस्ट आपको आगे दे रखी है, वो लिस्ट आपको वहीं से याद करनी होगी। यहाँ पे आपको वो लिस्ट नहीं बताएगा एक्सेप्शन की लिस्ट आपको आगे दे रखी है, वो वहीं से याद करनी होगी। अभी आपको ये क्या याद रखना है बेटा, अभी आपको ये याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं इन जनरल वो किस टाइप के होते हैं बेटा, वो आपके हार्ड होते हैं,
तो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली है, एक तो ये पढ़ लिया कि ये लस्टर होते हैं, लस्टर यानी कि शाइनी होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ लिया कि ये कैसे होते हैं बेटा, ये हार्ड होते हैं यानी कि ये रिजिड होते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब चलते हैं बेटा तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। एक्सेप्शन वैसे आप चाहो तो नोट कर लो, वैसे मैं आपको बताता हूं एक्सेप्शन, ऑल्दो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सेप्शन आपको बेटा दे रखे होंगे, आगे भी दे रखे होंगे। तो इसमें एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास, एक्सेप्शंस है कि कौन से हार्ड नहीं होते या फिर कौन से इजीली कट हो जाते हैं। तो उसमें आपका आ रहा है बेटा सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये मोस्ट कॉमन मेटल्स है जो इजीली आपके कट हो जाते हैं। चलते हैं आगे बेटा एक्टिविटी 3.3 पे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। तो फिर से आपको कह रहे बेटा आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर को आपको यहां पे ले लेना है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम विद हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो बेटा यहां पे आपको बता रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि आपको एक मेटल लेना है, उसको कहां पे प्लेस कर देना बेटा, ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर। तो आपको यहां पे क्या करना है, एक आयरन का पीस लेना है या ब्लॉक लेना है, इसके ऊपर आपको एक आयरन रख देना है और फिर क्या करना है, उसको 4 से 5 बारी एक हैमर से बीट करना है। क्या ऑब्जर्व करोगे, रिपीट विद अदर मेटल्स, और ऐसे ही आप दूसरे मेटल्स के साथ भी करके देखो। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल, तो आपको और फिर शेप को जो चेंज हो रही है उसको रिकॉर्ड भी करो। तो आप देखोगे बेटा कि जब आप इसको 5-6 बारी बीट करोगे ना, तो ये जो मेटल है ना ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसका एग्जाम्पल आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज करते हैं बेटा, जो खाने के लिए हम पैकिंग वगैरह करते हैं, जो फॉइल पेपर होता है, तो ये क्या होता है बेटा, ये एल्यूमिनियम का बना होता है। और कैसे बनता है, जब हम एल्यूमिनियम को बीट करते हैं बेटा, तो वो बीट करके एक फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम जैसे पेपर होता है ना फ्लैट, वैसे फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जनरली हमें मेटल्स की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो ये होती है मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेलेबिलिटी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो आप कह रहे हैं, देखो आप पाओगे, जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं बेटा जो चेंज हो जाएंगे, और चेंज होकर किस में बदल जाएंगे बेटा, थिन शीट में बदल जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। फिर कह रहे हैं, डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। कह रहे हैं आपको पता है कि जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो मोस्ट वैल्यूएबल मेटल है। मोस्ट वैल्यूएबल मेटल का मतलब है कि गोल्ड का अगर आप छोटा सा पीस भी लोगे ना, तो वो इजीली जो है ना अपनी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम विद सिल्वर के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो आप। अगर आप सिल्वर लेते हो और सिल्वर को आप बीट करते हो, तो वो इजीली थिन शीट में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि मोस्ट वैल्यूएबल मेटल का मतलब हो गया जो इजीली थिन शीट में क्या हो जाता हो बेटा, कन्वर्ट हो जाता हो, मतलब उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत ना पड़ती हो। जबकि अदर मेटल्स को अगर आपको थिन शीट में कन्वर्ट करना ना, तो उसमें आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन गोल्ड और सिल्वर ऐसा मेटल है जिनको आप इजीली बीट करो और वो इजीली थिन शीट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्रेक नहीं होने चाहिए, ब्रेक नहीं होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं लेता हूं मान लो कोल, कोल आपको पता है बेटा कार्बन से बनता है, मतलब कोल जो है एक कार्बन फॉर्म है, और कोल जो है ना वो नॉन मेटल है, ठीक है। अगर आप इसको करोगे ना ब्रेक, मतलब आई मीन टू से इसको हैमर कर मारोगे इस पे, तो ये ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। वो नहीं होना हमें, हमें तो थिन शीट चाहिए बेटा, एक प्लेन शीट चाहिए, जैसे पेपर होता है ना वैसी शीट चाहिए। तो वो कुछ मेटल्स की होती है, मतलब मोस्टली मेटल्स की होती है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, मेलेबिलिटी। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, मेलेबिलिटी। तो अब हमारे पास 3 प्रॉपर्टी आ चुकी हैं, लस्टर, हार्ड और मेलेबल, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, कि फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे कौन सी होती है। अच्छा ये चीज आपको बेटा याद रखनी है पेपर के लिए। पेपर में अगर एमसीक्यू फॉर्म में आ गया कि मोस्ट मेलेबल मेटल्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। ये आपको याद रखना बेटा, यहां से आपका 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं आगे, कह रहे लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। कह रहे कुछ ऐसे मेटल की लिस्ट बनाओ बेटा जिसकी वायर आपने अपने आसपास देखी होगी। तो इसकी बेटा अलग अलग वायर होती है, जैसे कॉपर वायर होती है, एल्यूमिनियम वायर होती है। तो अलग अलग वायर बेटा आपने यहाँ पे अपने घरों में देखी होगी, आपके घरों में यूज होती होगी। कॉपर की अपनी वायर यूज होती है बेटा, एल्यूमिनियम की अपनी वायर होती है, ठीक है। तो अलग अलग वायर जो है आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आयरन की भी होती है बेटा, ठीक है, एल्यूमिनियम की भी होती है, जैसे मैं बता ही रहा हूं आपको, ठीक है, लेड की होती है। तो अलग अलग उसकी मेटल की वायर जो है आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगी। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब आपको इसको बेटा अंडरलाइन कर लेना है। कह रहे कि जब मेटल की
मतलब मेटल की वो एबिलिटी जिसके अंदर वो थिन वायर में क्या हो सके बेटा, कन्वर्ट हो सके, तो उसको बोलते हैं बेटा डक्टिलिटी। इसका मतलब मेटल के पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कौन सी है बेटा, वो है डक्टिलिटी की। अब यहां पे मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, मतलब ऐसा मेटल जो इजीली वायर में कन्वर्ट हो जाता हो और बहुत लंबी लेंथ की वायर में बदल जाता हो। तो देखो यहां पे लिखा भी है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो है ऐसा मेटल है, ऐसा डक्टाइल मेटल है बेटा, जो आपका सबसे इजीली क्या होता है, वायर में कन्वर्ट हो जाता है। और कितना कन्वर्ट हो जाता है, देखो यहां पे आपको इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है। कह रहा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब कह रहा है कि 1 ग्राम गोल्ड अगर आप लेते हो तो इससे 2 किलोमीटर जितना लेंथ की वायर बन सकती है। अब ये बहुत बड़ी होती है, 2 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है बेटा। तो अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हो तो उससे 2 किलोमीटर लेंथ जितनी वायर बदल सकती है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये आपको याद रखना है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पेपर में कहेगा कि मान लो कि किसी का नाम ले लेगा XYZ का और कहेगा मान लो कि उसके पास 10 ग्राम गोल्ड है और वो उसको वायर में कन्वर्ट करना चाहता है, तो आपसे वो बोलेगा कि बताओ कितने लेंथ की वायर बन जाएगी, तो ये बन जाएगी बेटा 20 किलोमीटर की। कैसे, अगर 1 ग्राम से 2 किलोमीटर में कन्वर्ट होता है तो 10 ग्राम से कितना होगा, 20 किलोमीटर। 2 को 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब 20 किलोमीटर में कन्वर्ट हो सकती है वो वायर, वो गोल्ड जो है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो वहां पे जाके आप ये नहीं सोच सकते कि हमें कैसे पता चलेगा कि 10 ग्राम में कितनी लेंथ की हो जाएगी, जब उसने आपको हिंट दे दिया यहां पे बेटा कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर जितनी वायर कन्वर्ट हो जाएगी 1 ग्राम गोल्ड से, तो 10 ग्राम गोल्ड से कितनी होगी, 20 किलोमीटर जितनी वायर हो जाएगी। कॉमन सेंस। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो अब यहां से हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है डक्टिलिटी की। कह रहे इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। कह रहे क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है बेटा, मेटल मेलेबल भी होता है और मेटल डक्टाइल भी होता है, इसलिए मेटल किसी भी प्रॉपर्टी किसी भी शेप के अंदर क्या होता है बेटा, चेंज हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमारी नीड्स के हिसाब से हम किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेलेबिलिटी की भी प्रॉपर्टी है और उसके अंदर डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं बेटा, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसे मेटल्स का नाम ले सकते हो बेटा जो कुकिंग वेसल के लिए यूज होते हैं। तो हमारे घर में बेटा आपने देखा होगा कि जब हम खाना वगैरह पकाते हैं, मतलब कि हमारे घरों में जो खाना वगैरह बनता है बेटा, तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम कुकिंग वेसल वगैरह ले लेते हैं, यानी कि मतलब हम कुछ ऐसे बर्तन वगैरह का यूज करते हैं जो मेटल के बने होते हैं, ठीक है। और उन मेटल के बर्तनों पे हम क्या करते हैं बेटा, खाना पकाते हैं। अब वो मेटल के जो बर्तन होते हैं वो क्यों हम कंसिडर करते हैं, क्यों हमें मेटल के बर्तन चाहिए होते हैं खाना को पकाने के लिए, क्यों हम प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उसको हम क्यों यूज नहीं कर पाते। तो उसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि जो मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि ये हीट को इजीली क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो अगर एक बर्तन है बेटा जो मेटल का बना हुआ है, जो मेटल से बना हुआ है, और क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जब जैसे आप इसको बर्न करोगे ना तो ये हीट अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो अंदर जो भी खाना बेटा आपका पड़ा होगा ना, जो भी फूड आपका पड़ा होगा, उसको वो हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्योंकि उसको वो हीट मिलना स्टार्ट हो रही है बेटा, तो फिर वो यहां पे क्या करेगा, वो जो अंदर खाना होगा वो कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहां पे क्या चाहिए होता है बेटा, मेटल्स, ऐसे वेसल्स की जरूरत होती है बेटा जो मेटल से बने होते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जबकि अगर आप प्लास्टिक के साथ ऐसा करोगे तो प्लास्टिक जो है बेटा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होती है। उस केस में अगर आप प्लास्टिक को करोगे तो बेटा वो तो मेल्ट ही होने लग जाएगा, वो तो पिघलने ही लग जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आप कुकिंग वेसल को देखोगे, जैसे कि आपके घर में बेटा बर्तन होंगे, जैसे कि कुकर हो गया या फ्राइंग पैन हो गया, तो ये क्या होते हैं बेटा, जब आप इसको बर्न करते हो, मतलब इसको एक अपने गैस स्टोव पे रखते हो, तो क्या ये मेल्ट हो जाते हैं, नहीं होते ये मेल्ट। इससे क्या समझ आ रहा है बेटा, इससे यही समझ आ रहा है कि जो मेटल्स होते हैं ये आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि ये मेल्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डू यू नो व्हाई दीज मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल। क्या आपको पता है कि हमें वेसल की जरूरत क्यों होती है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। तो इन्हीं सभी बातों को समझने के लिए यहां पे आपको एक एक्टिविटी समझा रहे हैं। तो ये एक्टिविटी को बेटा रीड करते हैं। देखो क्या लिखे है, कैन टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। आपको एल्यूमिनियम या कॉपर वायर ले लेनी है। क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन दिस। तो आपको ये इसको इस तरीके से लगा देनी है। देखो यहां पे दिख रहा है ना,
आपको दिखाता हूं मैं एक मिनट कलर चेंज करके। देखो ये रही, देखो तो आपको यहाँ पे वायर को जो है अटैच कर देना है। कोई भी वायर ले लो, चाहे आप एल्यूमिनियम की ले लो या कॉपर की ले लो। जैसे इन्होंने कौन सी ले रखी है, इन्होंने कुछ बताया नहीं है, इन्होंने जस्ट इतना बोला हुआ कि ये जो वायर है ना जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ बेटा, ये वायर जो ना एक मेटल की वायर है। उन्होंने जस्ट इतना कह दिया और कह रहे कि इसको इस पे अटैच कर दो, ठीक है। तो ये हमने कर दी। आगे कह रहा फिक्स अ पिन इन द फ्री एंड ऑफ द फायर यूजिंग वैक्स। फिर आपको क्या करना है बेटा, थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं तो आपको दिखाता हूं। देखो इन्होंने एक वायर के एंड पे ना एक पिन को फिक्स किया हुआ है, और किससे करा हुआ है बेटा, वैक्स से करा हुआ है। अब आपको पता ना बेटा, वैक्स जो है ना वो मेल्ट हो जाती है जब भी हम उसको हीट करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या करा हुआ है, इसके ऊपर वैक्स लगा रखी है और वैक्स के ऊपर पिन को अटैच किया हुआ है। अब क्या हो रहा है बेटा आगे, और वायर जो है वो कौन सी वायर है, मेटालिक वायर है, ठीक है, मतलब मेटल की वायर है। देन हीट द वायर विथ स्पिरिट लैम्प, कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। तो कह रहे जहां पे भी ये अटैच हुआ हुआ है ना, मतलब जहां पे भी इसको हमने लगा रखा है, वहां पे उसके पास में आपको बर्नर या स्पिरिट लैम्प या फिर कैंडल से इसको, कैंडल को सॉरी जो वायर है इसको बर्न करना स्टार्ट कर देना है, इसको हीट देनी है बेसिकली, क्योंकि जलेगा तो ये है नहीं, इसको हीट देनी है आपको। कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नोट योर ऑब्जर्वेशन डज द मेटल वायर मेल्ट। तो कह रहे कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करो और बताओ कि क्या मेटल वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो देखो आपकी ऑब्जर्वेशन ये रहेगी कि एक तो मेटल वायर जो है ना वो मेल्ट तो नहीं होगी, और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये रहेगी कि जो पिन है ना वो नीचे गिर जाएगा। नीचे क्यों गिर जाएगा बेटा, क्योंकि जब वैक्स है, क्योंकि वैक्स जो है वो हीट की वजह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वैक्स ने जो पिन को पकड़ के रखा होगा, जो एंकर करके रखा होगा, वो लूज हो जाएगा, और लूज होने की वजह से जो पिन है वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसे क्या समझ आ रहा है, इसे यही समझ आ रहा है कि जब आपने मेटल वायर के एक एंड को हीट प्रोवाइड कराई तो वो हीट मेटल के दूसरे एंड पे भी चली गई, और क्योंकि वो मेटल के दूसरे एंड पे चली गई तो दूसरे एंड पे जहां पे वैक्स लगी हुई थी वो वैक्स मेल्ट हो गई, और क्योंकि वो वैक्स मेल्ट हो गई तो उसके साथ जो पिन अटैच था बेटा वो नीचे गिर गया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है कि जो मेटल है बेटा वो क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो नीचे देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और अभी मैं कुछ बातें लिखवा भी दूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऊपर वाली एक्टिविटी से आपको ये समझ आ रहा है कि जो मेटल है ना बेटा वो एक तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब हो गया कि एक तो वो यहाँ पे जलेगा नहीं और वो हीट को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलेगा भी नहीं, मतलब इतना आसानी से ये मेटल पिघलेगा भी नहीं, मेल्ट भी नहीं होगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। अब पेपर में आ सकता है बेटा कि सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है बेटा, कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा हीट को ट्रांसफर कर देता है और इजीली कर देता है, तो वो है सिल्वर और कॉपर। अगेन ये आपको याद रखने हैं। लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें बेटा, यानी कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब कि जो इजीली हीट को ट्रांसफर नहीं करते, वो है लेड एंड मर्करी। अब ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे कि लेड एंड मर्करी जो है मेटल होने के बावजूद भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब यहां पे इसका कंक्लूजन लिख लो बेटा, उसने बोला था ना व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, तो अब क्या ऑब्जर्व करोगे जब आप उसको हीट प्रोवाइड कराओगे, तो उसका आंसर यहां पे बेटा लिख लो नीचे, हीट द वायर with the burner at other end after some time the pin drops this shows that metal conduct heat। एक्टिविटी 3.6 में बेटा हमें बताएगा यहाँ पे कि क्या मेटल जो है बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता। हीट तो करता है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी भी करता है, तो इसमें कह रहा है सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। तो इस तरीके से आपको एक सर्किट बना देना है। देखो इस सर्किट में हमारे पास एक बैटरी है, फिर क्लिप्स है यहाँ पे दो, जो कि कहाँ लगे हुए हैं बेटा, आपके वायर के दो एंड्स पे लगे हुए हैं, फिर बीच में स्विच है और बल्ब है। अब आपको कह रहे हैं कि बीच में यहाँ पे कुछ वो कनेक्ट करवाएगा जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होकर या तो बल्ब जलेगा और या तो बल्ब नहीं जलेगा। तो अगर इसके बीच में कोई ऐसा सब्सटेंस आ गया जो कि मेटालिक है,
तो यस, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। जबकि अगर इसमें कोई नॉन मेटल आ गया, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा बेटा, अभी मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटल अगर इसके बीच में कोई आ गया तो फिर ये बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला है कि जो मेटल है वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो पढ़ते हैं इसको बेटा। क्या लिखा है, कह रहे सेटअप एन इलेक्ट्रिक circuit as shown in figure this, place the metal to be tested in the circuit between terminal A and B as shown। तो आपको क्या कह रहा है बेटा, आपको इस सर्किट बनाना है और जो दो टर्मिनल है ना, टर्मिनल A एंड टर्मिनल B, इसके बीच में आपको क्या लगा देना बेटा, इसके बीच में आपको मेटल लगा देना है। अब कह रहे हैं डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा, व्हाट डज दिस इंडिकेट, क्या इंडिकेट मतलब ये करता है बेटा, मतलब क्या होगा यहाँ पे जब ऐसा होगा। तो आप देखोगे बेटा कि यस, बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और इससे क्या इंडिकेशन मिलती है, इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि मेटल्स जो होते हैं बेटा, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या कंडक्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब नीचे क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं बेटा। कह रहे यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पीवीसी और अ रबर लाइक मटेरियल। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंस। तो अब आपसे एक और चीज पूछ रहे बेटा कि आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो बेटा जो वायर होती है ना, इसके ऊपर एक पीवीसी की कोटिंग होती है या कोई प्लास्टिक मटेरियल या कोई रबर लाइक मटेरियल की कोटिंग होती है, ठीक है। प्लास्टिक की तो वैसे नहीं होती, जनरली रबर फॉर्म में होती है वो। तो वो क्यों होती है बेटा, तो वो इसलिए होती है क्योंकि अंदर जो वायर है वो क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है। तो अगर ये वायर किसी चीज से कवर्ड ना हो तो उस केस में अगर आप वायर को टच कर लोगे तो आपको तो शॉक लग जाएगा। तो इस शॉक को बचाने के लिए ही यहां पे क्या किया जा रहा है, उस वायर को पीवीसी से कवर किया जा रहा है, उस वायर को पीवीसी से कोट किया जा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आपको यहां पे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो यही रीजन है हम यहाँ पे रबर लाइक मटेरियल को लगा देते हैं उस वायर के ऊपर, क्योंकि जो रबर होता है बेटा वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। रबर जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि जब भी कभी वायर वगैरह में आग लगती है, यानी कि कभी तारों वगैरह में आग लगती है, तो उस सिचुएशन के अंदर या उस सिचुएशन के अंदर जब भी कोई फायर ब्रिगेड का जो भी आता है आग बुझाने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो उस केस के अंदर जो वो पर्सन होता है उसने अपने जो शूज वगैरह पहने होते हैं ना वो सब रबड़ के पहने होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहाँ पे अगर कभी भी कोई करंट वगैरह की कोई वायर वगैरह उसमें आ जाए बेटा बीच में, तो उससे उसको शॉक लग सकता है। अब क्योंकि उसको शॉक लग सकता है तो उस सिचुएशन में वो अपने आप को क्या करेगा बेटा, उससे कवर करके रखेगा। आगे कह रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सब्सटेंस आर सेड टू बी स्नोरस। तो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा बेटा कि जब आप मेटल को कभी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करोगे तो क्या होता है, तो क्या वो कोई साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आंसर है यस बेटा, जब भी आप किसी मेटल को हिट करते हो तो पॉसिबिलिटी इस चीज की होती है कि वो कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इससे क्या समझ आता है, तो इसका मतलब इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसके पास स्नोरस वाली प्रॉपर्टी है। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। तो क्या आप इससे जजमेंट कर सकते हो कि बेटा आपके स्कूल में जो बेल होती है वो मेटल की क्यों होती है, क्योंकि जब आप उस पर हिट करता है, जो भी आपका पियोन होता है स्कूल का, जब वो उस पर हिट करता था तो उससे बहुत ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती थी, इसलिए आपकी जो स्कूल की बेल होती है जो वो बजाते थे वो मेटल की होती थी। तो ये सारी की सारी बेटा आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई हैं, जिसमें मेटल जो है वो लस्टर भी है, हार्ड भी है, स्नोरस भी है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, हीट को भी कंडक्ट करता है, मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कवर कर ली।